बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। ये प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मैनकिव की बुक है उसका 5th चैप्टर है, इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम मेनली ये देखेंगे कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, what kind of issues can elasticity help us to understand। उसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप, फिर उसके बाद है इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या मतलब है। तो इलास्टिसिटी को क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई की तरफ से तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू की, तो ये एक हम छोटी सी एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक सादा सा जो पॉइंट है वो ये है कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे तो ये बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन इसकी ये भी है कि जब टोटल रेवेन्यू की हम बात करते हैं, क्योंकि जब प्राइस को कम करना है या ज़्यादा करना है तो डिमांड चेंज हो जाती है। तो अब अगर किसी भी कमोडिटी के लिए उसकी प्राइस को कम करना या उसकी प्राइस को ज़्यादा करना, फ़र्ज़ करें कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, उसकी प्राइस को ज़्यादा करना किसी भी सप्लायर के लिए वो सूटेबल होता है या नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी पे। अगर किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई है तो इसका मतलब है अगर उसकी प्राइस बढ़ाई जाएगी तो लोग उसकी डिमांड को कम कर देंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी लो है, वो लेस इलास्टिक गुड है, तो अगर सप्लायर उसकी प्राइस को इंक्रीज करता है तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, कम नहीं होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर प्राइस 200 से 250 हो जाए तो रेवेन्यू कम होगा या ज़्यादा होगा। तो पहले नंबर पे हमारा जो रेवेन्यू होता है बेसिकली वो होता क्या है। तो रेवेन्यू हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये सेल रेवेन्यू है, सेल इनकम है, कि जितनी आप की सेल है उससे जो अर्निंग आ रही है वो बेसिकली रेवेन्यू है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि एक सप्लायर है वो 10 यूनिट सेल करता है किसी भी प्रोडक्ट के और पर यूनिट जो प्राइस है वो 15 है। अब जब वो सेल कर देगा तो सेल करने के बाद उसके बाद टोटल इनकम कितनी आएगी, 150। तो ये जो 150 है ये इसका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू क्या हुआ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आप सेल करेंगे उसकी प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आपका रेवेन्यू आ जाएगा या आपकी टोटल आमदनी या इनकम आ जाएगी। उसके बाद है कि अब अगर प्राइस इंक्रीज हो गई है 200 से 250, तो इसका इफेक्ट मैंने अभी जैसे बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो इलास्टिसिटी है बेसिकली वो क्या है। तो जैसे ये लिखा हुआ है हायर प्राइस मींस मोर रेवेन्यू। तो अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब तो ये बनता है कि आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा जब आप यूनिट सेल करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होगी तो आपका रेवेन्यू डिक्लाइन कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से जो इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है। अगर तो प्राइस के बढ़ने की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है या सेल पे इतना इफेक्ट नहीं आता, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो कहीं डिमांड ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएगी। तो अब हमने ये देखना है इन दोनों में से जो इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके बेस पे हम ये जो है वो बताएंगे कि रेवेन्यू कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। और ये टोटली डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमें पता है कि ये परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी में प्राइस के चेंज होने की वजह से। और रेवेन्यू भी हमने पढ़ लिया कि प्राइस इनटू क्वांटिटी है। अब हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, वो रिलेटिवली इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है। तो मोर इलास्टिक के केस में आपको पता है कि जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है और जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है। तो अब हमें ये पता है कि जब हम ये इस रेशो की बात करते हैं जिससे हम ये फाइंड करते हैं कि ये मोर देन 1 या लेस देन 1 है, तो हमें पता है कि अगर मोर देन 1 है इलास्टिसिटी तो ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है ये ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से।
तभी आंसर 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब जो चेंज क्वांटिटी का है वो ग्रेटर है प्राइस के चेंज से। तो अब यहाँ पे हमने देखना द फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम लोअर क्यू इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम हायर प्राइस, सो रेवेन्यू फॉल्स। कि अगर तो आपका इलास्टिसिटी हमने कहा था कि वो ज्यादा है उस गुड की, तो उसका डेफिनेटली ये मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से लोग उसकी डिमांड को कम करेंगे। जब उसकी डिमांड को कम करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी की सेल कम होगी। जब सेल कम होगी प्राइस ज्यादा के साथ भी, तो उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, स्मॉलर इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा। तो इलास्टिसिटी अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा हो तो उसकी प्राइस के ज्यादा बढ़ाने से जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करता है, क्योंकि लोग मूव कर जाते हैं किसी दूसरी चीज पर या उसकी डिमांड को कम कर देते हैं किसी भी और वजह से। तो अब हम यहाँ से इस एग्जांपल को देखते हैं। फर्ज करें कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि 200 अगर प्राइस है तो 200 पे जो क्वांटिटी है वो 12 है। अब जब प्राइस ज्यादा हुई 250 तो क्वांटिटी जो है वो कम होके 8 हो गई है, रिस्पॉन्स इसमें ज्यादा आया है। तो अब यहाँ पे देखें, ये फाइंड किया हुआ है कि अगर प्राइस 200 है क्वांटिटी 12 है, तो मैं 200 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेवेन्यू आ जाएगा $2400। अब उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज होके हो जाती है 250 और क्वांटिटी अब 8 है, तो रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। अब ये देखें कि जो रेवेन्यू पहले था वो ज्यादा था, अब रेवेन्यू कम हो गया है, तो प्राइस के बढ़ाने की वजह से बेसिकली क्या हुआ है, रेवेन्यू जो है वो उसका लॉस हुआ है। तो रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन किया, लेकिन इसकी वजह क्या हुई है कि सेल कम हुई है, क्वांटिटी जो है वो मार्केट में उसकी डिमांड कम थी। तो इसका मतलब है कि अगर ये इफेक्ट ज्यादा हो तो प्राइस के बढ़ने से जो दूसरा इफेक्ट है सेल का कम होना वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू फॉल करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक के केस में आपको पता है कि इफ देयर इज अ बिग चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि अब आपकी जो प्राइस है उसमें ज्यादा चेंज आ सकता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो कम आएगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है। जब लेस देन 1 होती है तो जो आपको पता है कि डिनोमिनेटर इस केस में बड़ा होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है ये ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फिर इसको अगर डिस्कस करें तो इस केस में फिर क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इस केस में जो आपने प्राइस इंक्रीज की है उसका इफेक्ट ज्यादा है। द फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम लोअर क्वांटिटी इज स्मॉलर। कि जो आपकी क्वांटिटी कम हुई है वो स्मॉलर है, बेसिकली वो इफेक्ट कम है देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम द हायर प्राइस। प्राइस के बढ़ने की वजह से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो ज्यादा है, क्वांटिटी के कम होने से जो रेवेन्यू में लॉस आ रहा है उससे, तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो लेस इलास्टिक के केस में या इन इलास्टिक के केस में प्राइस का बढ़ाना जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। तो उसके बाद हम इसको अब एग्जांपल की, अगर वही जो हमने पिछले ग्राफ में एग्जांपल देखी है उस केस में ये हुआ था कि क्वांटिटी 12 से 10 हुई थी, क्योंकि वो इलास्टिक थी, वो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये कहें कि वो 12 से कम होके 10 हो जाती है क्योंकि वो लेस इलास्टिक है, तो उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा इसको हम देखते हैं। तो अब ये देखें, अभी इलास्टिसिटी भी कम है, 0.82 है, तो हमने कहा था कि ये लेस देन 1 होगी इस केस में। अब ये देखें कि 12 से 10 पे आई क्वांटिटी और रेवेन्यू हम देखते हैं। पहले केस में जो रेवेन्यू था वो तो 2400 था। उसके बाद जो सेकंड केस के चेंज हुआ, प्राइस 250 हो गई और क्वांटिटी जो है वो 10 है, तो अब रेवेन्यू क्या है 2500। तो इसका मतलब है कि आपका जो रेवेन्यू था इस केस में इंक्रीज कर रहा है और 100 जो डॉलर है वो इंक्रीज कर गया है। तो इसके बाद अगर हम ये आखिर में ये जो रेड बॉक्स है इसको देखें, व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक अ प्राइस इंक्रीज कॉजेज रेवेन्यू टू राइज। तो इसी तरह से ये मैंने पहले भी बताया था कि जब इन इलास्टिक होगी तो हम प्राइस को बढ़ा सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि जब गुड्स इन इलास्टिक होती हैं तो गवर्नमेंट टैक्सेस भी ज़्यादा लगाती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस को ज़्यादा बढ़ा भी रहे होते हैं, जो इलास्टिक गुड्स होती हैं उसके ऊपर टैक्सेस भी कम लगाए जाते हैं और उसकी जो प्राइस है वो भी जो सप्लायर हैं वो कम जो है वो उसमें इजाफा करते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसके अंदर वो था अदर इलास्टिसिटीज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा जो इलास्टिसिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको चेंज कर रहा है वो इनकम है। तो इनकम के चेंज होने की वजह से अगर जो डिमांड है वो चेंज होती है तो उसको हम कहेंगे कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इनकम की इलास्टिसिटी है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। कि इनकम के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे देखें प्राइस की जगह पे अब इनकम आ गया। तो ये वैसे हमने पहले पढ़ा था गालिबन चैप्टर 4 में। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसी तरह से हमने इन्फीरियर के केस में भी पढ़ा था। तो नॉर्मल के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो फिर क्या होगी, पॉजिटिव। इनकम का बढ़ना नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी। और अगर इन्फीरियर का केस हो तो हमने ये कहा था कि अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को, उस कमोडिटी की डिमांड को कम करेंगे। तो जब आप उसकी डिमांड को कम करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव नहीं है। इनकम का बढ़ना डिमांड को कम कर रहा है तो ये नेगेटिव है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी जो है वो लेस देन जीरो है या नेगेटिव है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, and in case of inferior goods the income velocity of demand is negative. तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब है, जब हमने सिंपल बात की थी ना कि जब प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड चेंज होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस चेंज होती है पेप्सी की और डिमांड चेंज हो जाती है कोक की। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये होता है क्रॉस इफेक्ट। क्रॉस इफेक्ट में फिर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे होते हैं कि एक गुड की प्राइस चेंज हुई, उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे गुड की डिमांड पर होता है। तो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस का चेंज होना आपकी जो अंडर डिस्कशन जो कमोडिटी है उसकी डिमांड को चेंज करे तो हम उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जैसे लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड वन ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू। तो अब सब्स्टिट्यूट्स के अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट का केस होगा और दूसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट का केस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी क्रॉस इफेक्ट आता है। अब सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये इफेक्ट पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि फर्ज करें कि पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अगर कोक है, तो अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पेप्सी की प्राइस का बढ़ना, सपोज ये डिनोमिनेटर में पेप्सी की प्राइस है तो डिमांड जो है वो गुड वन कोक है तो कोक की डिमांड को बढ़ाएगा। तो पेप्सी की प्राइस का बढ़ना कोक की डिमांड को बढ़ा रहा है। हमने क्रॉस इफेक्ट देखना है। तो इस केस में देखिए दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पेप्सी की प्राइस का बढ़ना कोक की डिमांड को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी। और अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे का नेमुल बदल गुड्स होती हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो ये जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होती हैं कि एक के साथ दूसरी को भी आप यूज करेंगे। तो अब ये देखें कि फर्ज करें जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत महंगे हो जाएं तो कंप्यूटर की डिमांड भी उससे इफेक्ट हो सकती है। या इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर बॉल बहुत महंगा हो जाए तो वो बैट की डिमांड को भी कम कर सकता है। तो बैट की प्राइस का बढ़ना या सॉरी बॉल की प्राइस का बढ़ना बैट की डिमांड को कम कर सकता है। तो ये इफेक्ट क्या आ रहा है, एक चीज की प्राइस इंक्रीज कर रही है, दूसरी की डिमांड डिक्लाइन कर रही है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है कि दोनों जो फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो
अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में फिर हम ये कहेंगे कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है कि इन इलास्टिक डिमांड होगी तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करेगा प्राइस के बढ़ने से, और अगर इन केस ऑफ इलास्टिक गुड टोटल रेवेन्यू फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। फिर हमने कहा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनकम के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है वहां से मेजर करते हैं। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने कहा कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस का चेंज होना किसी दूसरे की डिमांड को अगर चेंज करता है तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है सप्लाई का, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुक्रिया।